वेलकम फ्रेंड्स, ये इंडियन एविडेंस एक्ट पर हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एविडेंस एक्ट का चैप्टर 4 जो ओरल एविडेंस से बात करता है और चैप्टर 9 जो विटनेसेस से बात करता है उनसे डील करेंगे। अब इन दो चैप्टर्स को हम साथ में क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि ओरल एविडेंस दिए जाते हैं विटनेसेस के द्वारा, तो सेंसिबल यही होता है कि हम उन दोनों को साथ में कवर करें। तो चैप्टर 4 जो है ओरल एविडेंसेस की बात करता है और ये सेक्शन 59 और 60 से डील करता है। ठीक है, अब ओरल एविडेंसेस होते क्या हैं? तो जब हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे उसके अंदर हमने एविडेंसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। वहाँ पे हमने ये देखा था कि जब कोर्ट एक विटनेस को कोर्ट में प्रेजेंट होकर टेस्टिमनी देने के लिए परमिट करता है तो उस टेस्टिमनी को, उस एविडेंस को हम ओरल एविडेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है ओरल एविडेंस। अब जो सेक्शन 59 है वो ये कहता है कि ऑल फैक्ट्स में बी प्रूवन बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ई रिकॉर्ड्स। सभी तथ्यों का, सभी फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है ओरल टेस्टिमनी द्वारा एक्सेप्ट फॉर द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ई रिकॉर्ड्स। तो ऐसा क्यों है? रीजन बीइंग डॉक्यूमेंट्स और ई रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट और ई रिकॉर्ड ही प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि वही प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस कहलाते हैं उस केस में और वही बेस्ट एविडेंस होते हैं। तो बेस्ट एविडेंस रूल एप्लीकेबल होता है इस सिनेरियो में। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि क्यों डॉक्यूमेंट्स और ई रिकॉर्ड्स के ऊपर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो ए एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ टू बाय वीट, गेहूं को खरीदने के लिए 2,500 रुपये पर टन के हिसाब से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, केस जो होता है वो कोर्ट में पहुंचता है और बी ये क्लेम करता है कि साहब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो 2,500 पर टन नहीं था, 3,000 पर टन था। तो इस चीज का एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा कि 3,000 पर टन था। रीजन बीइंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हेल्ड किया, ये लिखा गया था कि 2,500 रुपये के हिसाब से हम गेहूं को बेचेंगे। ठीक है, अगर हम ओरल टेस्टिमनी इसमें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स का जो एनफोर्समेंट होगा वो इम्पॉसिबल बन जाएगा, क्योंकि हर केस के अंदर पार्टीज ऐसे ही डिस्प्यूट्स में आती रहेंगी और इन द एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा उन डिस्प्यूट्स का कुछ। ठीक है, तो अब मैं ओरल एविडेंसेस के आपको एग्जांपल देता हूं। तो क्रिमिनल केसेस में तो ऐसे एविडेंसेस जो आई विटनेसेस के हो गए, जिन्होंने एक ऑफेंस को होते हुए देखा, मर्डर कमिट किया ए ने बी का, तो सी ने उस मर्डर को होते हुए देखा, सी उस बात की टेस्टिमनी देगा कोर्ट में आगे, तो ये ओरल एविडेंस का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आपको सिविल केसेस के अंदर मैं आपको दूं तो जब एक एविडेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वहाँ पर विटनेसेस का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। तो जब वो विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट होकर कोर्ट को ये बताता है कि साहब मेरी प्रेजेंस में ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है और मैं वहाँ पे मौजूद था, तो ये भी टेस्टिमनी होती है विटनेस की और ये भी ओरल एविडेंस कंसिडर किया जाता है। अब जो सेक्शन 60 होता है वो ये कहता है कि ओरल एविडेंस जो होता है सभी केसेस में डायरेक्ट होना चाहिए। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट। ये जो होता है बेस्ड होता है बेस्ट एविडेंस के रूल पर। जब आप देखेंगे सेक्शन 60, 64 और 91 बेस्ट एविडेंस से बात करते हैं। 64 और 91 को हम आगे वाले लेक्चर्स में डील करेंगे। तो सेक्शन 60 कहता क्या है कि जब ऐसे किसी फैक्ट का एविडेंस दिया जाना है जिसे देखा जा सकता हो, सुना जा सकता हो या अपने सेंसेस के द्वारा परसीव किया जा सकता हो या महसूस किया जा सकता हो, तो एविडेंस वही व्यक्ति देगा जिसने उस इंसिडेंट को देखा, सुना या महसूस किया हो। ठीक है, और कहीं पर अगर आपको ओपिनियन का एविडेंस देना है तो एविडेंस वही व्यक्ति देगा जो वो ओपिनियन होल्ड करता हो। इसे कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। ओके, फिर यहाँ पे आपको प्रोविजन मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट ट्रीटीज जो होती है, अगर एक्सपर्ट ने कोई किताब लिखी है, आर्टिकल पब्लिश किया है और वो जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश हो रखा है और अवेलेबल है, तो उसका एविडेंस उस राइटर या ऑथर को प्रोड्यूस किए बिना भी दिया जा सकता है कोर्ट के अंदर। और वहीं पर आप अगर कोई विटनेस होता है और वो ओरल टेस्टिमनी देता है विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी चीज का, किसी स्टेट ऑफ थिंग्स का, किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट दिया जाता है, क्या एविडेंस दिया जाता है, तो कोर्ट उस वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की डिलीवरी को कोर्ट में मंगवा सकता है। ठीक है, तो ये लिखा गया है हमारे सेक्शन 60 के अंदर। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जब चोरी का केस होता है और एक लॉकर तोड़ के चोर चोरी करके ले जाता है और मैं एज एन आई विटनेस या फिर घर का मालिक होने के नाते जिसका लॉकर चोरी है वो लॉकर का ब्यौरा देता है कोर्ट को, तो कोर्ट ये कह सकता है कि उस लॉकर को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए जिससे हम उस लॉकर को एग्जामिन कर सके, टेस्ट कर सके कि भाई जो आप कह रहे हो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं फैक्ट्स ऐसे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्शन 60। अब सेक्शन 60 की वजह से जो हियर से एविडेंस होते हैं उन्हें एक्सक्लूड किया गया है एविडेंस की डेफिनेशन से। हियर से एविडेंस क्या होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में डील किया था, लेक्चर 1 जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब कोई ऐसा एविडेंस जो थर्ड पर्सन से आपकी नॉलेज में आता है और जो डायरेक्टली आपकी नॉलेज में नहीं आया होता है तो आप कोर्ट में उस फैक्ट की टेस्टिमनी नहीं दे सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ कि कुछ महीनों पहले मेरी कॉलोनी के बाहर एक ऑटो वाले और एक दुकान वाले के बीच में झगड़ा हुआ था और ऑटो वाले ने दुकान वाले के सर पे
लाठी से दे मारी और उसका सर जो था फ्रैक्चर हो गया और ग्रीवियस हर्ट हुआ उसे। ये इंसिडेंट जो था मेरे पड़ोसी भैया जो रहते हैं उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे घर पे आके शाम को बताया। ठीक है, अब इस चीज़ का अगर एविडेंस कोर्ट में मांगा जाए तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने उस इंसिडेंट को देखा नहीं था। इसका एविडेंस दिया जाएगा जिन पड़ोसी है मेरे, जिन्होंने देखा था वही इस चीज़ का एविडेंस दे सकते हैं, बिकॉज ही इज द आई विटनेस, वही डायरेक्ट एविडेंस देंगे। अगर मैं इस चीज़ का एविडेंस देता हूँ तो ये हियर से एविडेंस कहलाएगा और ये रिलायबल इसलिए नहीं होगा। उसके 3 कारण हैं जो मैंने लिख रखे हैं, पहले भी आपको समझाए थे। पहला कारण तो ये होता है कि जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है उस इन्फॉर्मेशन का, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है। अगर आप क्रॉस एग्जामिन नहीं करोगे उस चीज़ को तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे कि ये वेरिशियस है, रिलायबल है, ट्रुथफुल है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब एक आदमी से दूसरे तीसरे तक बात जाती है तो उसका एसेंस है, उसका ट्रुथ जो होता है वो डाइल्यूट होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। और तीसरी बात यह है कि अगर मैं परजरी कमिट करता हूँ, अगर मैं फॉल्स एविडेंस भी देता हूँ, इस केस में झूठ भी बोलता हूँ, तो आप मेरे ऊपर केस नहीं चला सकते हो फॉल्स एविडेंस का। रीजन बीइंग मैं ओथ पे एविडेंस नहीं दे रहा था क्योंकि डायरेक्टली मैंने उस चीज़ को होते हुए देखा नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हमको एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी के चैप्टर में मिलेंगे। तो एक्सपर्ट एविडेंस हुआ, कन्फेशंस हुए, एडमिशंस हुए, ये एक्सेप्शंस में आते हैं हियर से एविडेंस के, जहाँ पे हियर से जो एविडेंस होता है वो एडमिसिबल होता है। अब जब ये पर्टिकुलर प्रोविजंस आएंगे तो मैं आपको इनके बारे में बताता चलूंगा। फिर एक केस था पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें यह कहा गया था कि हियर से एविडेंस मे बी यूज्ड टू कोरेबोरेट सब्सटेंटिव एविडेंस। अब सब्सटेंटिव एविडेंस क्या होते हैं? ऐसे एविडेंस जिनकी प्रोबेटिव वैल्यू ज्यादा होती है, जिनसे इन्फेरेंस ड्रॉ की जा सकती है किसी फैक्ट इन इशू के फेवर या अगेंस्ट में, उन्हें कहते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस। और हियर से एविडेंस को उन्हें कोरेबोरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कोरेबोरेट मतलब कंफर्मेशन के लिए उन्हें यूज किया जा सकता है। अब हियर से एविडेंस जो होता है उनके बीच में और डायरेक्ट एविडेंसेस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं तो वो मैंने इस स्लाइड में बनाए हैं। तो 4 बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। वो ये होते हैं कि विटनेस जो होता है डायरेक्ट एविडेंस के केसेस में अपने खुद के परसेप्शन से एविडेंस देता है। हाउएवर हियर से में थर्ड पर्सन के परसेप्शन का आप एविडेंस देते हो कोर्ट में। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि वेरासिटी जो होती है डायरेक्ट एविडेंसेस के केसेस में उसे आप टेस्ट कर सकते हो, वेयरएज हियर से एविडेंस में आप वेरासिटी को टेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल है और पर्सन जो होता है, जो विटनेस होता है, वो कोर्ट में प्रेजेंट होकर टेस्टिमनी देता है, वेयरएज हियर से एविडेंसेस के अंदर ये दोनों इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ हियर्स एंड डायरेक्ट एविडेंस। तो ये था हमारा चैप्टर 4, बहुत ही सरल सा, बहुत ईजी सा चैप्टर था ये। हमने ओरल एविडेंसेस से इसमें बात की है। अब ओरल एविडेंसेस दिए किनके द्वारा जाते हैं तो वो होते हैं विटनेसेस। विटनेसेस की चर्चा हम करेंगे चैप्टर 9। अब हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये बात करता है कि विटनेसेस कौन हो सकते हैं और ये डील किया गया है सेक्शन 118 से लेके 134 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब सबसे पहले बात की जाती है कि हु में बी ए विटनेस, विटनेसेस कौन हो सकते हैं। तो ये आपको प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 118, 19 और 20 के बीच में। ठीक है, तो 118 बोलता है कि हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिमनी दे सकता है, कौन विटनेस हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि सभी पर्सन, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग अ रैशनल आंसर। वो सवाल समझ सकते हैं और उसका एक रैशनल जवाब फ्रेम करके दे सकते हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है। अगर वो ये ऐसा कर सकते हैं तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाए जाएंगे। और अगर वो रैशनल आंसर नहीं दे सकते या सवाल नहीं समझ सकते हैं ड्यू टू टेंडर एज। टेंडर एज का मतलब होता है बहुत ही बाल अवस्था, छोटी एज, कम उम्र के बच्चे, 1, 2, 3 साल के बच्चे जो समझ नहीं पाते। एक्सट्रीम ओल्ड एज, बुढ़ापा, और कोई बीमारी, डिजीज जिसकी वजह से आप सवाल को समझ ना पाओ, उसका जवाब ठीक से दे ना पाए, तो इन केसेस के अंदर वो विटनेसेस नहीं हो सकते हैं जो कोर्ट में आके टेस्टिमनी दे सके। अब एक बात की जाती है इसके अंदर, आपको मिलेगा कि जो ल्यूनेटिक होता है, एक पागल आदमी होता है, उसे भी टेस्टिमनी देने का हक है। उसको भी कहा गया है कि ही इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट विटनेस अनलेस ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग द रैशनल आंसर ड्यू टू हिज ल्यूनेसी। पागलपन के कारण वो अगर सवाल ना समझ पाए, उसका जवाब ठीक से रैशनल जवाब ना दे पाए, तो वह भी विटनेस नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर वो सवाल समझता है और जवाब दे सकता है, देन ही इज अ विटनेस एज वेल। अब इसके अंदर एक केस था शिव शरणप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके अंदर ये कहा गया था कि चाइल्ड विटनेस जो होते हैं वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं, पर कोर्ट को कुछ टेस्ट करने होते हैं ये देखने के लिए कि वेरासिटी है या नहीं चाइल्ड विटनेस की, और कन्विक्शन भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो टेस्टिमनी चाइल्ड ने दी वो रिलायबल है, ट्रुथफुल है, और बाकी सर्कमस्टेंसेस जो है केस के उनको कोरेबोरेट मतलब कंफर्म करती है। ठीक है, इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ गया था। तो अब जो विक्टिम्स होते हैं वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं, स्पेशली प्रोसिक्यूट्रिक्स जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जाते हैं, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं और उनकी एविडेंस के बेसिस पर भी आप कन्विक्शन कर सकते हो। इसका रीज़न ये होता है कि इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट एक ऑफेंस हुआ है
और वो उस ऑफेंस के अंदर किसी दूसरे आदमी के ऊपर जिसने ऑफेंस ना किया हो उसे अक्यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, आप शाम को 8 बजे खाने के बाद घर के बाहर घूमने निकले और 2 लड़कों ने आपको चाकू की नोक पर आपका पर्स और घड़ी आपसे मांग ली, तो ये रॉब किया आपको उन्होंने। अब अगले दिन अगर आप कोर्ट जाओगे, पुलिस के पास जाओगे और अक्यूज करोगे उन लोगों को, तो इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप उन दो को ना करो, और अगर आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बैड फेथ है, मेलाफाइड इंटेंशन है, और आप उसे फ्रेम करो, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और आप उन्हें ही फ्रेम करोगे जिन्होंने एक्चुअल ऑफेंस किया हो। तो देयरफॉर विक्टिम्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं और उनकी टेस्टिमनी जो होती है वो डायरेक्ट एविडेंस होता है, क्योंकि उन्हीं के साथ ऑफेंस हुआ है, उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं। देयरफॉर उनकी जो एविडेंस होती है वो हाईली रिलायबल कहलाती है। ओके, सो मूविंग ऑन, सेक्शन 119 बात करता है कि ऐसे विटनेसेस जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो बोल नहीं सकते, जैसे जो डम्ब विटनेसेस होते हैं, गूंगे होते हैं, या फिर किसी चोट के कारण या बीमारी के कारण बोल नहीं सकते हैं उस समय पर, तो उनका एविडेंस भी लिया जा सकता है किसी और तरीके से। अगर वो उस एविडेंस को, उस टेस्टिमनी को कम्युनिकेट कर सके, लिख के कर सके या साइंस के थ्रू कर सके, तो वो भी एडमिसिबल कहलाई जाएगी और वो भी ओरल एविडेंस ही कहलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो एविडेंस होंगे वो ओपन कोर्ट में लिए जाएंगे। ओपन कोर्ट का मतलब है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के एडवोकेट्स होंगे, पार्टीज अवेलेबल होंगी, जज मजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रिसाइड करेंगे, और अगर पब्लिक को आना है तो पब्लिक भी आ सकती है, तो उसे ओपन कोर्ट कहते हैं। ओपन कोर्ट में लिया जाएगा और इसे ओरल एविडेंस कहा जाएगा। इसके अंदर जो कोर्ट है वो असिस्टेंस लेगा स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंस इसलिए ली जाएगी ताकि वो जो साइंस या लिखा गया उसे इंटरप्रेट कर सके कि क्या कहा गया है, और उसकी असिस्टेंस लेने के बाद में जो एविडेंस लिए जा रहे हैं उन्हें वीडियोग्राफ करना भी नेसेसरी है। ठीक है, कोर्ट शेल ऑर्डर टू वीडियोग्राफ दोज एविडेंस एज वेल। अब इसके अंदर जो केस था वो था दरकत अली वर्सेस क्राउन। इसके अंदर ये हुआ था कि अक्यूज ने एक लड़की का गला काट दिया था, हर थ्रोट वॉज स्लिट, और बोलने की कैपेसिटी में वो थी नहीं, तो जब वो हॉस्पिटल में बेड पे थी तो उसने साइंस के थ्रू बताया कि जो गला काटा है, जो अक्यूज है, ऑफेंस उसी ने कमिट किया है। इसी एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन भी हेल्ड हुआ था और इसे कोर्ट ने ओरल टेस्टिमनी डीम किया था। ओके, मूविंग ऑन, सेक्शन 120 जो है, अब ये हमें बताता है कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं सिविल केसेस के अंदर, वो कंपिटेंट विटनेस होते हैं पार्टीज जो होती है उनके लिए। वेरेस क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर अक्यूज्ड का कोई हस्बैंड और वाइफ है, सो दे आर ऑल्सो कंपिटेंट विटनेस, और वो भी अपनी टेस्टिमनी लेके कोर्ट में आ सकते हैं और एविडेंस दे सकते हैं। तो ये थे हमारे ऐसे लोग जो विटनेस हो सकते हैं, हु कैन बी विटनेसेस, सेक्शन 118, 19 और 20। अब हम आगे मिससेलेनियस प्रोविजन से डील करेंगे जो 132, 134 और 133 हैं, सॉरी। तो इनके अंदर हम स्किप करेंगे पहले प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, क्योंकि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो सेक्शन 132 के ही एक्सेप्शंस होते हैं। तो पहले हम डील करेंगे सेक्शन 132, 33 और 34 कहते क्या है, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होते क्या हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मिससेलेनियस प्रोविजंस की। उसमें सेक्शन 134, 133 और 132 को कवर किया जाएगा। 134 ये कहता है कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव अ फैक्ट। इसमें ये कहा गया है कि अगर विटनेसेस की क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक विटनेस ऐसा आप प्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी जो टेस्टिमनी है वो होली रिलायबल है, ट्रुथफुल है, और उसको हम फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से कोरेबोरेट कर सकते हैं, यानी कंफर्म कर सकते हैं, तो आप उसकी टेस्टिमनी पे रिलाई करके अपना जजमेंट दे सकते हो, कन्विक्शन या एक्विटल दे सकते हो, और सिविल केसेस में भी आप उसके बेसिस पे जजमेंट दे सकते हो। और वहीं पर अगर आप 10 विटनेसेस भी प्रोड्यूस कर दें जिनकी टेस्टिमनी से आप एक रिलायबल कोर्स ऑफ इवेंट्स नहीं बना सकते हो और एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हो, तो वो वहाँ पर इनसफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक केस था लक्ष्मीबाई वर्सेस भगवंत बुआ का। इसमें यह कहा गया था कि इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द विटनेस दैट मैटर्स एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ विटनेसेस। ठीक है, एक की अगर सफिशिएंट है तो उसी के बेसिस पे जजमेंट मिल सकता है और वहीं पे 10 की भी कम पड़ सकती है। जो दूसरा केस था वो ये था कि जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें कहा गया था कन्विक्शन कैन बी हेल्ड ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस। अगर वो कोरेबोरेट की जा सकती है, वो रिलायबल है, ट्रुथफुल है, तो उसी के बेसिस पे आप कन्विक्शन भी कर सकते हो। ठीक, सो नाउ मूविंग ऑन, सेक्शन 132 की हम बात करते हैं। तो सेक्शन 132 ये कहता है कि विटनेस को हम एक्सक्यूज नहीं करेंगे टेस्टिमनी देने से, इवन इफ दैट टेस्टिमनी रिजल्ट्स इन हिज इंक्रिमिनेशन, या किसी पेनल्टी ऑफ फॉरफीचर को वो उसको ओपन कर देता है। इसका अर्थ ये है कि ऐसी कोई एविडेंस अगर विटनेस से मांगी गई है जिसको देने पर विटनेस खुद मुश्किल में फंस सकता है, उसके ऊपर खुद कोई चार्ज या क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज केस शुरू हो सकता है, या फिर सिविल केसेस में कोई फॉरफीचर या पेनल्टी के लिए वो लायबल हो सकता है, तो वो मना नहीं कर सकता है कोर्ट को एविडेंस देने से। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो 132 लाया इसलिए गया था कि पहले ये एक प्रिविलेज हुआ करता था कि विटनेस को अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मांगा गया तो विटनेस डिनाई कर सकता है। रीजन बीइंग ये उसके
हित के अगेंस्ट में, उसके इंटरेस्ट्स के खिलाफ है। पर इसकी वजह से क्या होता था कि काफ़ी केसेस के अंदर कन्विक्शन नहीं मिलते थे। अगर मल्टीपल अक्यूज होते तो उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते थे और उनको एक्विट करना पड़ता था या छोड़ देना पड़ता था, डिस्चार्ज करना पड़ता था। तो 132 लाने से ऐसा हुआ कि आप एविडेंस तो ले सकते हो ऐसी पार्टी का जो अक्यूज इंक्रिमिनेट भी हो सकता है, आगे जाके उसको पेनल्टी या फोरफीचर भी लग सकता है, पर आप उस व्यक्ति को कुछ प्रोटेक्शंस देते हो। अब वो प्रोटेक्शंस क्या होती है कि जो एविडेंस आपने दिया है उसके बेसिस पे आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा। और आगे अगर कोई ऐसा केस आता है जिसके अंदर वो ऑफेंस डील हो रहा है तो आपकी जो टेस्टिमनी दी गई थी इस केस के अंदर उसको हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे आपके अगेंस्ट में। तो इससे क्या होता है कि जो पहले हम एविडेंस प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे काफ़ी केसेस के अंदर, तो वो फेलियर ऑफ जस्टिस को रिजल्ट कर रहा था। तो फेलियर ऑफ जस्टिस प्रिवेंट करने के लिए हमने उससे एविडेंस मांगा, उसको ये प्रोटेक्शन दी, और अब उस विटनेस का एविडेंस केस पे लागू करके हम जो अक्यूज थे लगा सकते हैं और जजमेंट दे सकते हैं। तो यही था रीजन 132 लाने का। अब इसके ऊपर मैं आपको एक केस का एग्जांपल देता हूँ, दीना वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो इस केस के अंदर फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि जो अक्यूज होता है वो जाता है प्रोसिक्यूशन विटनेस 64, तो हम उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस ही कहेंगे। तो अक्यूज जो होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस के पास जाता है, उसको कहता है कि एक्स का मर्डर करना है, 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है वो एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं मर्डर कर दूंगा 5 लाख रुपए के लिए। प्रोसिक्यूशन विटनेस जाता है अक्यूज 3 के पास। अब जो अक्यूज 3 होता है प्रोसिक्यूशन विटनेस को कहता है कि मैं 10,000 रुपये तुझे दूंगा और तुझे जो है मेरी जगह मर्डर कमिट करना है एक्स का। तो जो अक्यूज 3 होता है वो भी एग्री कर जाता है। लेटर स्टेज पर जाके जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होता है कोल्ड फीट हो जाता है और वो पीछे हट जाता है और मर्डर कमिट नहीं करता है। पर जो अक्यूज 2 होता है वो अक्यूज 3 के पास जाता है जिसके पास पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस गया होता है, और वो उसको कहता है कि मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा मर्डर कमिट करने के लिए, और उस सुपारी के लिए वो मर्डर कमिट कर देता है। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूशन होता है ना वो चाहता है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस जो इस चीज़ का एविडेंस दे रहा होता है, इस फैक्ट्स को बता रहा होता है, उसके खिलाफ भी ऑफेंस का चार्ज लगाया जाए, उसको भी को अक्यूज बना के ट्राई किया जाए अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। तो जब हम सेक्शन 319 पढ़ेंगे उसमें हमें पता पड़ेगा कि लेटर स्टेज पर भी किसी पर्सन को एज अ को अक्यूज ज्वाइन किया जा सकता है ऑफेंस के अंदर, अगर कोर्ट को लगता है कि वो भी इस ऑफेंस के अंदर इंक्लूडेड था। तो प्रोसिक्यूशन चाहता है कि उसे भी को अक्यूज बना के ट्राई किया जाए इस केस के अंदर। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिनाई कर देता है इस रिक्वेस्ट को, रीजन बीइंग 132 की जो प्रोटेक्शंस होती है वो इस केस के अंदर एप्लीकेबल होती है। विटनेस ने ऐसी टेस्टिमनी दी जिससे वो खुद भी क्रिमिनल चार्जेस के लिए लायबल हो सकता था, तो इस टेस्टिमनी के बदले उसको ये प्रिविलेज मिलेगा कि हम उसके खिलाफ कोई अरेस्ट, उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलाएंगे। तो ये था दीना वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का केस, और आपको सेक्शन 132 का इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। तो हम सेक्शन 133 के ऊपर चलते हैं। यहाँ बात की जाती है कि अकम्प्लिस जो होता है शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, और अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पे ही कन्विक्शन भी बेस किया जा सकता है अगर वो ट्रूथफुल है और रिलायबल है तो। अब अकम्प्लिस होता कौन है? ऐसा व्यक्ति जो क्राइम में अक्यूज के साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और लेटर ऑन जब उसको प्रोसिक्यूशन अप्रोच करता है और पार्डन टेंडर करता है इस शर्त पे कि वो फुल डिस्क्लोजर करेगा इवेंट्स का और फैक्ट्स का जो उसकी नॉलेज में है, उसे पार्डन मिलता है और वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बनता है। प्रोसिक्यूशन विटनेस बनने पर जब वो टेस्टिमनी देता है तो उसे अप्रूवर कहते हैं। तो ये होता है अकम्प्लिस जो अप्रूवर बन के एक्यूज के खिलाफ टेस्टिमनी देता है। तो इसमें ये कहा गया है कि उसकी टेस्टिमनी के बेसिस पे हम कन्विक्शन रख सकते हैं। अब जो केस थे राम गोपाल वर्सेस स्टेट और दरकत अली वर्सेस क्राउन, इसके अंदर ही कहा गया था कि स्टेटमेंट मस्ट बी टेकन विद केयर एंड कॉशन एज प्राइमरीली द अकम्प्लिस इज एन ऑफेंडर। तो केयर एंड कॉशन होनी चाहिए। इसका ये कारण होता है मुख्यतः कि जो अकम्प्लिस होता है ना तो वो भी ऑफेंस में भागीदार तो बराबर होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा एविडेंस देने का? उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूं और जो अक्यूज्ड है सारा इल्ज़ाम सारा दोष उसके माथे मर दूं और वो दोषी कहलाए और मैं यहाँ से बच जाऊं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि कॉशन रहना चाहिए, कोर्ट को कॉशियस रहना चाहिए, सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए और फिर उसकी टेस्टिमनी को वेट देना चाहिए। दूसरा केस जो था आर.के. डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कहा गया था कि अगर सेवरल ऑफेंडर्स है, सेवरल अक्यूज पर्सन है, तो प्रोसिक्यूशन उनमें से किसी को पार्डन ग्रांट करके, अकम्प्लिस को पार्डन ग्रांट करके प्रोसिक्यूशन विटनेस बना सकता है और वो अप्रूवर कहलाया जाएगा, और ये दैट शैल बी अ वैलिड प्रैक्टिस, और इसको हम कॉमन कोर्स ऑफ नेचर जो होते हैं ऑफेंसेस के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा अकम्प्लिस रिलेटेड एविडेंसेस के ऊपर डिस्कशन। अब यहाँ पे एक और मुद्दा आता है कि हमने पहले एक प्रोविजन पढ़ा था सेक्शन 114 का बी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोर्ट में प्रिज्यूम कि अगर अकम्प्लिस एक एविडेंस दे रहा है तो वो अनरिलायबल होगा
और उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, अनट्रस्टवर्दी होगा, क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। तो क्या 133 और 114 बी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? तो इसका जवाब होता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सेक्शन 114 जो है वो ये बात करता है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम, कोर्ट उपधारणा कर सकेगा, फैक्ट्स के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा कि अकम्प्लिश ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है कोर्ट के ऊपर, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। अगर मैंडेटरी होता तो बात अलग होती, तो कॉन्फ्लिक्ट होती। हाउएवर ये डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट को लगता है वो रिलायबल है तो उसकी टेस्टिमनी पे आप ध्यान दो। अगर आप 114 सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशंस के एग्जाम्पल देखोगे जो इलस्ट्रेशन के बाद में आते हैं, तो इलस्ट्रेशन बी से रिलेटेड एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही कहता है कि अगर अकम्प्लिस एक ऐसा आदमी है जिसका क्रेडिट बहुत अच्छा है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जो हमेशा सच्चा आदमी है, पर किसी गलती के कारण से वो एक क्राइम के अंदर अक्यूज्ड है, तो उसकी टेस्टिमनी को कोर्ट रिलायबल मान सकता है। ओके, तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डगडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, इंपॉर्टेंट केस है और आप इसे नोट कर लीजिए। इसके अंदर ये कहा गया था कि एंटीथेसिस नहीं है दोनों के बीच में, दोनों प्रोविजंस जो है वो हार्मोनियसली अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है, मे प्रिज्यूम की बात की गई है, तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है और फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कोर्ट अपना मन बनाएगा और कितना वेट अकम्प्लिस की टेस्टिमनी के ऊपर रहेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी उसके आसपास फैक्ट्स है और एविडेंसेस उसके पास प्रोवाइडेड है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की। अब प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो होते हैं वो सेक्शन 132 के एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन 132 के कैसे होते हैं कि 132 में हमने पढ़ा था कि विटनेस को हम एक्सक्यूज नहीं करेंगे एविडेंस देने से। हाउएवर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट विटनेस को कंपेल नहीं कर सकता है एविडेंस देने से, तो इनको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।